और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो है चारधाम यात्रा के लिए बंपर रजिस्ट्रेशन। बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ के लिए 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो वहीं बद्रीनाथ के लिए 5.65 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। साथ ही गंगोत्री धाम का भी अगर जिक्र किया जाए तो 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं और आगे भी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जहां माना जा रहा है कि बाबा केदारनाथ में जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु तीर्थयात्री आएंगे तो एक बम्पर रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि चारों धामों में जब यात्रा का आगाज होता है तो सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु और तीर्थयात्री हैं वो बाबा केदार की तरफ रुख करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इस बीच इसीलिए माना जा रहा है कि 19 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है रजिस्ट्रेशन का। हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी भी जारी है और ऐसे में तमाम सुविधाएं यहाँ पर की गई है ताकि इस बार किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी ना हो। ऐसे में चारों धामों का जिक्र किया जाए तो चारों धामों की जब कपाट यहाँ पर खुलने शुरू हो जाएंगे तो भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहेगी और इसके साथ ही सरकार भी लगातार कई तरह के प्रयास कर रही है। और बड़ी खबर लगातार आप लोग साझा कर रहे हैं, जो चारधाम यात्रा के लिए बंपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, देखिए रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है चारधाम यात्रा को लेकर वो 19 लाख के पार पहुंच गया है और माना तो ये भी जा रहा है कि आगे आने वाले समय में 19 लाख के पार और भी ये बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए इस बार उत्साह जो है श्रद्धालुओं में वो हम आंकड़ों से ही समझ सकते हैं। जिस तरीके से अभी तक 19 लाख के पार रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो है वो पहुंच गया है और अभी तो केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। 28 तारीख से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो ये आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है ये डबल आंकड़ा होता हुआ नजर आएगा जब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर से ये रजिस्ट्रेशन जो है वो होने चालू होंगे और ऐसे में हम देख सकते हैं कि अभी केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं। 6 लाख के पार रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए हुए हैं। बद्रीनाथ में 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में 3-3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हेमकुंड साहिब के लिए भी 32,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसमें इस बार खास बात ये भी है कि देखिए चारधाम से पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने हमारी चारधाम की यात्रा की कहीं ना कहीं ब्रांडिंग भी करी थी, शीतकालीन यात्रा की भी ब्रांडिंग करी थी, जिसके बाद उनके यहाँ पहुंचने के बाद हम कह सकते हैं कि इस बार श्रद्धालुओं के बढ़ने की संभावना जो है ज्यादा जताई जा रही है। पिछली बार 48 लाख के करीब जो है यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार ये रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जरूर है। और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी लगातार की जा रही हैं, चाहे वो ट्रैफिक को किस तरीके से सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा, किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर तमाम बैठकें जो है अभी तक हो चुकी है और यही कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा भी, विभागों द्वारा भी, कि इस बार जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे वो एक अच्छा संदेश लेकर पहुंचे। जो अव्यवस्थाएं कई वर्षों में हमारे सामने आती रही हैं कि किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कई बार ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती है। तो ऐसे में पिछली बार से जो है सबक लेते हुए इस बार की व्यवस्थाएं जो है और ज्यादा दुरुस्त हो, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही शुभांगी आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु और तीर्थयात्री है वो बाबा केदार की दर्शन करते हैं। हर साल यही जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल पाती है। केदारनाथ के लिए 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि बाबा केदार का जो दर है वो ऊंची चोटी पर है, जिसकी वजह से जब श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं मौके पर? बिल्कुल, देखिए केदारनाथ के लिए एक अलग क्रेज श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। हर वर्ष सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस भी वहीं के लिए होते हैं और सबसे ज्यादा श्रद्धालु भी केदारनाथ ही पहुंचते हैं। और ऐसे में क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, ये धाम जो है वहां पर ऑक्सीजन की भी कमी रहती है और ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा खराब रहता है उनको भी हिदायत दी जाती है कि आप पहले अपना चेकअप कराएं, उसके बाद ही हाई एल्टीट्यूड वाले धामों में आए। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है इस बार अलर्ट मोड पर है। तमाम विशेषज्ञों टीमों को जो है तैयार किया गया है। डॉक्टर्स को पहले से जो है उनकी तैनाती होनी है। बड़ी संख्या में मेडिकल टीम्स जो है वहां पर तैनात रहने वाली है ताकि अगर कोई भी इस तरीके की दिक्कत हो तो उससे वक्त रहते निपटा जा सके। इसके अलावा एम्बुलेंसेज वहां पर जो है तैनात रहेंगी। ऑक्सीजन का जितना सिस्टम है वो वहां पर जो है अवेलेबल रहेगा। जो उपकरण है उनकी तैयारी पहले से ही कर ली गई है कि वहां पर मेडिकल टीम के साथ तमाम जो जरूरी उपकरण है वो वहां पर मौजूद रहने चाहिए। इस पर स्वास्थ्य सचिव भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का एक अपना महत्वपूर्ण रोल रहता है। क्योंकि हर बार वहां पर हम देखते हैं कि मौतों के आंकड़े भी सामने आते हैं। कोई हार्ट अटैक के कारण किसी की मौत होती है, किसी की अन्य
बीमारियों की वजह से। इसीलिए पहले इस बार चेकअप किया जाएगा, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी देखी जाएंगी। उसके बाद ऊपर जब वो जाएंगे, अगर उनको किसी तरीके की दिक्कत होती है तो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरीके से पूरे तैयार है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। वहीं 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। उससे पहले बीकेटीसी के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान कहा कि ओमकारेश्वर मंदिर में मद महेश्वर और तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि तय हो चुकी है। 21 मई को मद महेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि भी निश्चित हुई है। केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ के उपमठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खोलने की तिथि होती है मदमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मदमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंच पुरोहित और तीर्थ पुरोहित और बीकेटीसी द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद है, बढ़िया है, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लाइट बिजली पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद है और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। वही बात अगली खबर की, जहां फरवरी महीने से फॉरेस्ट फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है, जिसे देखते हुए चारधाम यात्रा के दौरान वनाग्नि की संभावनाएं न बने, इसके लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में राजस्व विभाग और वन विभाग के साथ मिलकर वनाग्नि प्रबंधन समिति बनाकर 472 जगह चिन्हित की गई है जो वनाग्नि के हॉटस्पॉट हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इस दौरान बनाया गया, जिसमें सभी वन अधिकारी वनाग्नि की घटनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार वनाग्नि की घटनाएं विगत उससे पहले के वर्षों से कम हुई। विगत वर्ष की आपने बात की तो ये 24-25 में भी जो वनाग्नि की घटनाएं थी वो 21-22 के मुकाबले आधा थी और इसके पीछे प्रयास हमारे 2-3 प्रयास थे। पहला प्रयास हम लोगों ने किया था कि पहली बार जिला प्रशासन को वनाग्नि जैसी चीज़ में इन्वॉल्व किया और जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियाँ बनी। उसके 2 फायदे मिले। एक फायदा तो ये मिला कि तत्काल आपदा प्रबंधन से अगर कहीं पे पैसों की आवश्यकता थी उससे फंडिंग हुई और कई करोड़ रुपया जिलाधिकारियों ने वनाग्नि रोकने के लिए आपदा प्रबंधन मद से भी दिया। वहीं 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के एचओडी ने कहा कि 739 किलोमीटर सड़क मार्ग से चारधाम यात्रा का संचालन होता है। 4 संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। उन जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहां लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा रहता है। वहीं आपको बता दें कि सड़कों से जुड़े जितने भी काम हैं उन्हें 25 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की यात्रा तैयारियों पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है, जिससे लगता है कि पिछले साल यात्रा के दौरान हुई अव्यवस्था की स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस चारधाम यात्रा को लेकर लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जो राज्य के हित में नहीं है। चारधाम यात्रा तैयारियों का अंतिम चरण, कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी हुई गरम। सरकार की यात्रा तैयारियों पर कांग्रेस का निशाना, बीजेपी बोली यात्रा से पहले बंद करें भ्रम फैलाना। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि हर धाम की यात्री क्षमता की रिपोर्ट के बावजूद सरकार असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है, तो फिर रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता क्यों की जा रही है। धस्माना का कहना है कि क्या सरकार ने श्रद्धालुओं के रहने, ठहरने, परिवहन और धामों में सुलभ दर्शन की व्यवस्था पूरी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि प्रबंधन की इसी कमी के कारण पिछले साल यात्रा के दौरान यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने इससे कुछ सबक नहीं सीखा है। वहीं यात्रा तैयारियों पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि सरकार यात्रा व्यवस्थाएं बेहतर करने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस यात्रा शुरू होने से पहले ही भ्रम पैदा करने वाले बयान दे रही है, जिससे राज्य का नुकसान हो सकता है। इसलिए कांग्रेस नेताओं को चारधाम यात्रा पर राजनीति बंद कर देनी चाहिए।
क्षमता जो है पूरे शहरों की, तीर्थ स्थलों की, उसके बारे में जो चर्चा हुई उसके अनुसार यात्री सीमित होने चाहिए। अब सरकार कह रही है असीमित यात्री, जितने यात्री आएंगे उनको हम अलाउ करेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि आप जितने यात्री आएंगे उनको आप अलाउ करेंगे। ये कैसे संभव है? पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा। पिछली बार आपने देखा जो रजिस्ट्रेशन के अलावा लोग आए थे उन्होंने किस प्रकार से धक्का मुक्की करी, किस प्रकार से बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए। यमुनोत्री में भी, बद्रीनाथ में भी, केदारनाथ में, हर जगह वो अव्यवस्था हुई। सरकार दोबारा से उसका निमंत्रण दे रही है। जब भी यात्रा प्रारंभ होगी आप देखेंगे कि पहले से व्यवस्थित होगी, और इस बार यात्रा के लिए हम लोग सब तैयार हैं। और हम तो कहते हैं कि खूब यात्री यहाँ पर आए ताकि हमारे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक उससे लाभ मिले, रोजगार उपलब्ध हो। और कांग्रेस को चाहिए कि सुझाव दे अगर उनके कोई सुझाव है, लेकिन माहौल न बिगाड़े। इससे क्या होता है कि पूरे देश के अंदर जब माहौल बिगड़ता है तो नुकसान उत्तराखंड का होता है, तो प्रदेश का नुकसान न करें राजनीति करने के। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 18.5 लाख से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है, जिससे इस साल पिछले साल से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में विपक्षी कांग्रेस पिछले साल हुई अव्यवस्था की याद दिलाकर सरकार से पूछ रही है कि क्या पहाड़ की सड़कें, ठहरने, खाने पीने और आवागमन की व्यवस्थाएं लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बात अगली खबर की, जहां बीजेपी ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। अब प्रदेश में बूथ लेवल तक बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी देंगे, जिससे विधेयक पर भ्रांतियां न फैलाई जा सके। इसके लिए बीजेपी 20 अप्रैल से 5 मई तक जिले, मंडल और बूथ लेवल पर कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। वहीं बीजेपी की कवायद पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी का काम घर घर जाएंगे और नफरत फैलाएंगे वाला है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार भी किया। उनके आकाओं पर चोट पड़ रही है, और आज की तारीख में मैंने कहा है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है। कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि मुसलमानों की विशेष चिंता उनको रहती है और बाकियों के बारे में उनका चिंतन नहीं है। तो कांग्रेस अपनी उसी तुष्टिकरण की नीति के तहत बयान देती है, अपनी बातें करती है। सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो नए संशोधन आए हैं उनको लागू करेगी। जो वक्फ में जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। जो उनकी संपत्तियों से जो आय है वो गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो महिलाएं फूल बरसा रही थी, उन्होंने कहा वक्फ में कोई भी तब्दीली हमारे खिलाफ जो है हमको मंजूर नहीं है। तो ये क्या जागरूकता फैलाएंगे? इनको तो नफरत फैलानी है, जागरूकता नहीं फैलानी। आप इनसे महंगाई की बात करो, ये वक्फ की बात करेंगे। आप इनसे अंकिता भंडारी के अपराध में शामिल वीवीआईपी की बात करो, ये लव जिहाद की बात करेंगे। आप इनसे राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बारे में बात करो, ये थूक जिहाद की बात करेंगे। आप राज्य में विकास नहीं हो पा रहा है उसकी बात करो तो ये मज़ारों की बात करेंगे। इनके पास कोई जनता के सवाल का उत्तर नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिला अधिकारी सविन बंसल ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, जहां बैठक में स्वास्थ्य और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को सक्रियता से काम करते हुए डेंगू पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को शहर के सभी छोटे बड़े नाले और ड्रेन की 15 मई तक सफाई का काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही डेंगू के हॉटस्पॉट एरिया पर विशेष फोकस करने की बात कही। बहुत ही क्रूशियल समय है और ऑनरेबल सीएम के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमको प्रिवेंटिव सर्वेलेंस और जो हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोर्स रिडक्शन हो, लार्विसाइडल स्प्रेज हो या फिर हमारे फॉगिंग हो, डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना हो हमारी जॉइंट टीम्स द्वारा, जिसमें अर्बन आशाज, हमारे नगर निगम के ग्राउंड कर्मचारी और हमारे अर्बन एरिया के अमीन, पटवारी,
ये सब लोगों का दायित्व है, इंक्लूडिंग हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स का, कि प्रथमतः तो लोगों में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि उनको किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। वहीं उर्वशी रौतेला के बद्रीनाथ धाम के पास स्थित उर्वशी मंदिर को अपने नाम का मंदिर बताने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उर्वशी रौतेला के बयान का तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार सनातनी होने का दावा करती है, लेकिन अभी तक उर्वशी रौतेला पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं इस पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हो सकता है अति उत्साहित होकर उन्होंने ये बात कह दी हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये बात कहां तक जाएगी। हम लोग जब बच्चों के नाम रखते हैं तो देवी देवताओं के नाम पर भी रखते हैं। उर्वशी नाम जो उर्वशी के माता पिता ने रखा होगा, निश्चित तौर पर देवी उर्वशी के नाम पर ही रखा होगा, तो मंदिर तो देवी उर्वशी का बना होगा। हाँ, ये नाम जरूर उसको उसके माता पिता ने प्यार में दिया होगा, और मैं समझता हूँ कहीं या तो अति उत्साह में वो कुछ ऐसा बोल गई है, या उनको ये भान नहीं रहा कि इसका ये बात कहाँ तक जाएगी, लेकिन मंदिर तो उर्वशी देवी का है। मुझे लगता है ये जो बयान है ये मानसिक दिवालियापन को दर्शाने का कार्य करता है, और ये एक ओछी और सस्ती जो लोकप्रियता है उसको पाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की गई है, और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है। वो लोग जो सनातन धर्म पे भरोसा रखते हैं, उनको मानते हैं, वो उसके बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी इस बयान का विरोध करने का कार्य करती है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन का झंडा उठा के तो चलती है, लेकिन अपने आप को सनातन प्रेमी बताती है, लेकिन सनातन का उपयोग या देवी देवताओं के नाम का उपयोग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है। अब खबर विकासनगर से है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश और प्रदेश में राजनीति का एक अलग ही दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते देश की दो दिग्गज पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने की कोशिश में जुटी हैं। तो वहीं विकासनगर के अग्रसेन चौक पर इकट्ठा हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष संजय तोमर की अगुवाई में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे संजय तोमर ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक देश और देश की जनता को छलने का काम किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहाड़ी गली चौक विकासनगर में नेशनल हेराल्ड जो घोटाला है, जो एक साप्ताहिक अखबार नेहरू जी के माध्यम से 1938 में शुरू किया गया था, उस घोटाले के संलिप्त में राहुल गांधी, सोनिया गांधी परिवार का जो नाम आया है, उसके खिलाफ युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस की भ्रष्ट और सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ है। देखने में आता है कि मात्र जिस प्रकार से 50 लाख रुपए से नेहरू परिवार ने जो एजीएल कंपनी को खरीदा, और जिस एजीएल कंपनी का 2008 में क्राइसिस, जब कंट्री क्राइसिस चल रहा था, उस समय आर्थिक मंदी के समय बंद हुआ, तो मात्र 50 लाख रुपए टोकन से उस कंपनी को खरीदा जाता है, और उसके एवज में 2000 करोड़ संपत्ति का अधिग्रहण करा जाता है, जो कि देश की न्याय व्यवस्था और आम जनमानस का धोखा है। अब खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड खिलाड़ी संघ की ओर से आयोजित खिलाड़ी संवाद कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी खिलाड़ी को नहीं दी जाती, तब तक खेल और खिलाड़ियों के विकास की बात करना बेईमानी होगी। उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्तियों को नजरअंदाज कर अयोग्य लोगों को मंत्रालय सौंप दिया जाता है, इसलिए प्रदेश कई क्षेत्रों में पिछड़ चुका है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर मांग की है कि खेल मंत्रालय का मंत्री जो है वो खिलाड़ी होना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि जिस मंत्रालय को उसका विशेषज्ञ नहीं मिलेगा, उसमें विकास की संभावनाएं कम पड़ जाती हैं। ऐसा कई बार हुआ कि जब योग्य लोगों को मंत्रालय यानी मंत्री पद से नवाजा नहीं गया। तो आज कार्यक्रम था खिलाड़ी संवाद, और इस मौके पर इनसे बात कर लेते हैं, आखिर क्या मन में टीस है कि भाई आप हमेशा 4 बार के आप विधायक रहे हैं और आप हमेशा मांग करते रहे, आपको मंत्री भी नहीं बनाया, खासकर खिलाड़ी मतलब जो खेल मंत्री, अब आपने फिर दोबारा इस बात को उठा दिया है। देखिए, आज जो खेल संवाद लक्सर में हुआ है हमारे विकास खंड में, इसमें बहुत से लोगों ने ये बात कही कि साहब हमारा खेल आगे नहीं बढ़ रहा है, हमें धनराशि नहीं मिल पाती है, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने कहा जब तक खेल मंत्री खिलाड़ी नहीं बनेंगे,
ये बात मैंने 2012 में भी कही थी, 13 साल पहले, जब लंदन का ओलंपिक हो रहा था और बहुगुणा जी की सरकार थी और जो विधायक और मंत्री लंदन जा रहे थे ओलंपिक देखने, उसमें मेरा नाम नहीं था, जबकि मैं एकमात्र खिलाड़ी था। तो मैंने फिर जंतर मंतर पे जाकर के 10 बसों को लेकर के धरना दिया था और पूरे भारत की प्रेस में इस बात को कहा था कि जब तक खिलाड़ी खेल मंत्री नहीं बनेगा तब तक खेल का विकास नहीं होगा। और उस समय इससे सेरन पैदा हो गई थी। और सोचने वाली बात भी है, जो इंट्रिकेसीज खेल की हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन पैराडॉक्सेस हैं, वो आदमी कैसे समझ लेगा जो आज तक मैदान में नहीं गया, जिसने पसीना नहीं बहाया, जिसने त्याग नहीं किया, जो आधा पेट खाकर नहीं सोया, वो क्या खिलाड़ी बनेगा? नहीं बन सकता। हम जानते हैं खिलाड़ी के दर्द को। आपने एक बात और कही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी कम से कम डॉक्टर के पास होना चाहिए, यानी कि उसके लिए भी योग्य व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन ऐसे लोगों को मंत्री पद से नवाजा जाता है जिन्हें उसके बारे में ABCD नहीं पता होती। आपने कही बात। अब मैं इस बारे में क्या कहूँ, कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाएगी। ये तो हर ही विभाग पे लागू होता है। अगर स्पेशलिस्ट लोग मंत्री बने, शिक्षा मंत्री शिक्षक बनेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस वालों के हाथ में जाएगी, और आपका स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बने, तो सबको फायदा होगा। सब जानते हैं कम खर्चे में ज्यादा काम करा पाएंगे और घोटाले नहीं होंगे। यानी कि अभी भी गड़बड़ चल रही है? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं अभी चल रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि गड़बड़ चल रही, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंत्रालय जिस विभाग जो विभाग हो वो उसके विशेषज्ञ होना जरूरी है, उसे मंत्री बना जाना जरूरी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में अगर हमारा उत्तराखंड पिछड़ रहा, तो चाहे खेल हो या फिर स्वास्थ्य का मामला हो, तो उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि योग्य लोगों के पास उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जसवीर सिंह इंदिखोर अक्सर। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में जोधपुर के 9 छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल परीक्षा की मेरिट लिस्ट और इंटरमीडिएट परीक्षा में 3 छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में स्थान पाकर परचम लहरा दिया है। आपको बता दें कि पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज की हाई स्कूल की छात्रा चेतना कुमारी ने 97.6% अंक पाकर मेरिट लिस्ट में 8वीं रैंक प्राप्त की। तो वहीं रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट परीक्षा में ऋषभ कुमार ने 96.2% अंक प्राप्त किए। 5वां और ऋषभ के जुड़वा भाई तुषार कुमार ने 94% अंक प्राप्त कर 15वां स्थान प्रदेश में बनाया है और जसपुर का नाम रोशन किया है। चेतना एंड आई एम फ्रॉम पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज। मैंने अपनी फर्स्ट टू 8 शिक्षा रूपम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल से प्राप्त की है और मैं आगे बड़े हुए डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज में 12th का छात्र हूँ। मेरा उत्तराखंड में कक्षा 12th में 7th रैंक आई है मेरिट में, और मैं भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। मेरी जो 7th रैंक आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और अपने अभिभावकों को देना चाहता हूँ। निसंदेह जसपुर क्षेत्र जो है पूरे उत्तराखंड में मेरिट दर्ज कराने के लिहाज से शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है, जिसमें पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज के साथ साथ अन्य सहयोगी विद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस वर्ष हमारे विद्यालय से हाई स्कूल में 9 बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा इंटरमीडिएट में 3 बच्चों ने, जिसमें से एक बालक ने कॉमन मेरिट में और 2 बालिकाओं ने बालिका वर्ग की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट में जिस बच्चे ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है वो कॉमर्स स्ट्रीम में उत्तराखंड का टॉपर भी है। अब खबर विकासनगर से है, जहां पिछले कुछ दिनों से पचवादून में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें चोरी, मारपीट जैसी कई वारदातें तो बढ़ी ही हैं, साथ ही अपहरण और बलात्कार जैसे मामलों में भी तेजी देखने को मिल पाई। अब ताजा मामला विकासनगर के कुल्हाल चौकी इलाके का है, जहां कार सवार 4 युवकों ने एक नाबालिग किशोरी का अपहरण किया। मामले को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई। इस संबंध में एक व्यक्ति द्वारा थाना विकासनगर में अपनी नाबालिग पुत्री को 4 लोगों द्वारा भगाकर ले जाने एवं अपहरण किए जाने के संबंध में एक तहरीर दी गई है। हमारे द्वारा इस संबंध में थाना विकासनगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) और 61 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी ये अभियोग विवेचनाधीन है। इसमें जो 4 व्यक्तियों के नाम आए हैं, ये धौला कुआं, थाना माजरा, सिरमौर, हिमाचल के रहने वाले हैं। हाँ, ये दोनों एक ही समुदाय के हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास किए गए हैं और टीमें भेजी गई हैं और जल्दी ही इनको सकुशलता से बरामद कर लिया जाएगा और अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी।
अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उद्यान विभाग द्वारा सब्जी और इसके साथ ही मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं का लाभ लेते हुए रनाडी के रहने वाले मदन लाल मशरूम और सब्जी उत्पादन कर अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से चला रहे हैं। योजना के तहत पॉली हाउस, शेड नेट और बीज खाद सिंचाई उपकरण के साथ ही उत्पादन से संबंधित सामग्री पर 50% तक का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। मशरूम की ट्रेनिंग प्राप्त की है और जिसके लिए मैंने जो है अपने घर पे बटन मशरूम तैयार कर दिया है और जिसको मैं बाज़ार में बेच करके जो है कम से कम 50,000 तक पर ईयर कमाता हूँ। मशरूम जैसी हमारी महत्वाकांक्षी योजना है एक मशरूम उत्पादन की, जो पिछले गत 2-3 सालों से लगातार हमारे ज़िले में जो है बहुत तेज़ी से गतिमान है। और मशरूम के अंतर्गत जो है किसान अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 50% राशि सहायता है इसमें और 50% जो है किसान अंश जो है इसमें किसानों को देना पड़ता है। और जिला योजना के अंतर्गत ही औद्यानिक संयंत्र और केमिकल जो हमारे मिलते हैं, केमिकल में जो सब्सिडी है हमारे यहाँ वो 60% है और